तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे पहले हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर लिए थे। उसके मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, डीपीपी में प्रोवाइड करवा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो आप रख सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो नया टॉपिक है, वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या सोलुबिलिटी जिसे बोला जाता है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब क्या है भाई? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब ये है, अगर आपके पास सॉल्वेंट जो वो लिक्विड है, आपके पास सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड। और उसके अंदर आपने सोल्यूट कैसा मिला दिया? सॉलिड मिला दिया। आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, उसके अंदर आपने जो सॉल्वेंट मिलाया है वो कैसा मिला दिया? सॉलिड मिला दिया। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करना चाहते हो। तो हम सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को देखिए क्या कह रहा है अभी, हम इसका एग्जांपल भी लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या कह रहा है अभी? मान लेते हैं आपके पास शुगर है। आपके पास क्या प्रेजेंट है? शुगर। शुगर आपको भी पता कैसा होता है? सॉलिड। इसको मैं वाटर में मिक्स कर रहा हूं। आपके पास शुगर है, इसको मैं वाटर में मिक्स कर रहा हूं, तो शुगर आपका सॉलिड हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। तो ये किसका सॉल्यूशन बना? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये किसका सॉल्यूशन बन गया अभी? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे एक टर्म का यूज होता है। उस टर्म को क्या नाम देते हैं भाई? दैट टर्म इज नोन एज सोलुबिलिटी। उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? दैट टर्म इज नोन एज सोलुबिलिटी। एक टर्म का यूज होता है। कौन सी टर्म का यूज होता है अभी? जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे एक टर्म यूज होती है, दैट टर्म इज नोन एज सोलुबिलिटी। अब सोलुबिलिटी का मतलब क्या है? सोलुबिलिटी का मतलब है आप कितना सॉलिड, कितनी ज्यादा अमाउंट में सॉलिड एक फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। यहां पे तो वाटर लिया, वाटर की जगह कोई और लिक्विड भी हो सकता था। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, maximum amount of solid that can be dissolved, maximum amount of solid that can be dissolved, that can be dissolved, that can be dissolved in fixed amount of, या in given amount of liquid, in given amount of liquid, इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड। आपके पास कोई लिक्विड दिया हुआ, उसकी अमाउंट फिक्स है। आपके पास कोई लिक्विड दिया हुआ, उसकी अमाउंट फिक्स है। उस लिक्विड के अंदर, उस गिवन अमाउंट जो है लिक्विड की, उसके अंदर आप कितना ज्यादा से ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हो, कितना आप ज्यादा से ज्यादा सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हो, उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं सोलुबिलिटी। एक जैसे कि एक एग्जांपल ले, मान लेते हैं हमने वाटर लिया है और 1 लीटर वाटर लिया है, और हम क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना शुगर, मान लेते हैं मैं कह दूं भाई 300 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकता हूं। इससे ज्यादा शुगर डिजोल्व नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना? 300 ग्राम शुगर को हम आसानी से 1 लीटर वाटर में क्या कर सकते हैं? डिजोल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा अमाउंट में हम डिजोल्व नहीं कर सकते। तो इसे क्या बोला जाता है अभी? सोलुबिलिटी बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलुबिलिटी। हो जाएगा? तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसी को हम क्या नाम देते हैं? सोलुबिलिटी नाम देते हैं। ओके। अब नेक्स्ट हम जो क्या कर रहे हैं, ये तो था हमारे पास सोलुबिलिटी। अब हमारे पास क्या है अभी? नेक्स्ट है सोलुबिलिटी पे ही आ जाइए। अब सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हो ना, किसी भी सॉलिड को, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। और फिर सोलुबिलिटी में क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि ये 300 ग्राम शुगर को मैं 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद मैं चाहता हूं 100 ग्राम और डिसॉल्व हो जाए, क्या होगी या नहीं होगी, या कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सोलुबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इन सब को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आपके पास कोई सॉलिड है, उसकी आप सोलुबिलिटी करना चाहते हो, किसके अंदर करना चाहते हो? सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर आप क्या करना चाहते हो? सोलुबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो। सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप कोई भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, इस प्रोसेस को बोलते थे, कितनी अमाउंट में मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हो, इसको बोलते थे सोलुबिलिटी। अब सोलुबिलिटी के ऊपर कोई फैक्टर काम करता है या नहीं करता है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोलुबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप
आप देखिए आपके पास सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में क्या कह रहा है अभी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, लेट अस कंसिडर, मैं मान के चलता हूं, क्या माना, लेट, हमने क्या किया, एक कोई सॉलिड लिया, एक सॉलिड ले लिया, कोई भी हमने एक कोई भी सॉलिड XYZ, आपकी इच्छा कोई भी ले सकते हो, नमक ले सकते हो, NaCl, शुगर ले सकते हो। मैंने क्या है, एक कोई सॉलिड लिया और उस सॉलिड को ऐड कर दिया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। उसको हमने किस में ऐड कर दिया, लेट ए सॉलिड इज एडेड इनटू लिक्विड। एक सॉलिड को हमने किस में ऐड कर दिया, लिक्विड में ऐड कर दिया। तो आप जैसे ही सॉलिड को लिक्विड में ऐड करोगे तो सॉलिड इसके अंदर क्या हो जाएगा अभी, डिजोल हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल हो जाएगा। जैसे ये सॉलिड इसके अंदर डिजोल होगा, जैसे ही आपने सॉलिड को डाला इसके अंदर डिजोल हो जाएगा लिक्विड। और जैसे ही क्या है, व्हेन द सॉलिड इज एडेड इनटू द लिक्विड देन इट विल डिजोल्व इनटू द लिक्विड, इट विल डिजोल्व इनटू लिक्विड। ये लिक्विड में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, और कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या मतलब है इस लाइन का, ध्यान से सुनो। जैसे कि एग्जांपल है, मान लेते मैंने NaCl सॉलिड लिया था, मैंने उसको वाटर में मिक्स कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे यह बताओ, जब हमने मिक्स नहीं किया था, जब हमने इसके अंदर मिक्स नहीं किया था, अभी हमारे पास मिक्स नहीं है, तो क्या वाटर के अंदर कोई NaCl है, कोई भी NaCl का पार्टिकल नहीं है। अब आपने NaCl को लिक्विड के अंदर ऐड कर दिया, अब आपने NaCl को वाटर के अंदर ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे तो NaCl इसमें डिजोल हो जाएगा। डिजोल होने के साथ मुझे ये बताइए, इस वाटर के अंदर किसकी अमाउंट इंक्रीज होगी, NaCl की। इसका मतलब NaCl की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर इंक्रीज हो गई। वाटर के अंदर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, NaCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो डिजोल्व इनटू द लिक्विड एंड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन क्या हो जाती है अभी, इंक्रीज हो जाती है। किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, जो आपने सॉलिड डाला था। इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। तो आपसे कोई पूछे डिजोल्यूशन क्या होता है, व्हेन एनी सॉलिड एडेड इनटू द लिक्विड देन इट डिजोल्व इनटू द लिक्विड एंड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। और कंसंट्रेशन का मतलब है उसकी अमाउंट बढ़ रही है। जैसे स्टार्टिंग में वाटर में कोई NaCl नहीं था, जैसे NaCl मिलाया NaCl की अमाउंट बढ़ गई, तो NaCl की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इसे हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जब डिजोल्यूशन होता है ना, तो उसके साथ साथ एक प्रोसेस और भी होता है, एक प्रोसेस और भी होता है, उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। तो हम क्या करते हैं अभी अब क्या करते हैं, जैसे कि अब आपका NaCl या कोई भी सॉलिड है वो वाटर में डिजोल्व हो गया, लिक्विड में डिजोल्व हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल जो सॉलिड के पार्टिकल कह लो या सॉल्यूट के पार्टिकल जो वाटर में डिजोल्व हो चुके हैं, जो लिक्विड में डिजोल्व हो चुके हैं, वो किसके साथ टकराएंगे, वे किसके साथ टकराएंगे, वे टकराएंगे किसके साथ टकराएंगे, जैसे ही आपने क्या किया, किसी सॉलिड को वाटर में या किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया, तो उसी टाइम पे एक प्रोसेस और होता है। तो कुछ सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में डिजोल्व हो गए, लेकिन लिक्विड में डिजोल्व होने के बाद वे सॉल्यूट के पार्टिकल किसके साथ टकराते हैं, विद द सॉलिड सॉल्यूट जो डिजोल्व नहीं हुआ है, अभी तक जो डिजोल्व नहीं हुआ है, विद द सॉलिड सॉल्यूट, विद सॉलिड सॉल्यूट। यहां पे लिख लो डिजोल्ड सॉल्यूट पार्टिकल, लिख लो यहां पे डिजोल्ड सॉल्यूट पार्टिकल जो घुल चुके हैं, वो जो वाटर में डिजोल्व हो चुके हैं, डिजोल्ड सॉल्यूट पार्टिकल स्ट्राइक विद द सॉलिड सॉल्यूट, जो अभी डिजोल्व नहीं हुआ उसके साथ टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगा पता है, इस सॉलिड, ये जो घुल चुका था आपका सॉल्यूट, ये भी वापस सॉलिड बना लेगा, ये भी वापस सॉलिड में आ जाएगा, ये भी डिजोल्ड था उसमें से निकलकर अनडिजोल्ड हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है अभी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। इस प्रोसेस को हमें पता नहीं चलता, इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। दोबारा सुनिए, मैंने कहा आपने कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ पार्टिकल डिजोल्व होने स्टार्ट हो गए, लेकिन कुछ अभी भी डिजोल्व नहीं हुए हैं। जो पार्टिकल डिजोल्व हो चुके हैं वे किसके साथ टकराएंगे, जो अभी पार्टिकल डिजोल्व नहीं हुए हैं। जब वो आपस में टकराएंगे तो जो पार्टिकल डिजोल्व हो चुके थे वो वापस अनडिजोल्व्ड फॉर्म में आ जाएंगे, वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं,
crystallization. तो when the some dissolved solute particles strike with the solid solute, then they come back into the solid form. This process is known as crystallization. और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं अभी? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। इसमें बोलो कुछ पूछना हो तो आपसे पूछा जाए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो आप लिखोगे when some dissolved solute particle strike with the solid solute, then dissolved particles come back into the precipitate form या come back into the solid form. This process is known as crystallization process. तो एक डिजोल्यूशन हो गया और एक क्रिस्टलाइजेशन। क्या मैं ये कह सकता हूं ये एक दूसरे के अपोजिट है? डिजोल्यूशन डिजोल्व हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन डिजोल्व हुए पार्टिकल वापस आ गए, तो इसलिए एक दूसरे के क्या होते हैं अभी? ये एक दूसरे के क्या होते हैं? डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तब क्या करोगे? जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या किया, मान लेते हैं हमने NaCl को स्टार्ट किया डिजोल्व करना, किसके अंदर? वाटर के अंदर। धीरे धीरे वाटर के अंदर NaCl को ऐड करते गए, डिजोल्व करते गए, ऐड करते गए, डिजोल्व करते गए, ऐड करते गए, डिजोल्व करते गए, तो क्या होगा? डिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। डिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। डिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। फिर क्या हो जाएगा? एक समय ऐसा आएगा जब क्रिस्टलाइजेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तब क्रिस्टलाइजेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होना स्टार्ट हो जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। मतलब जैसे ही आपने वो NaCl को मान लेते पहले 10 ग्राम डिजोल्व किया 1 लीटर वाटर में, फिर 20 ग्राम कर दिया, फिर 30 ग्राम कर दिया, फिर 40 ग्राम, धीरे धीरे बढ़ाते 100 ग्राम कर दिया, फिर 150 ग्राम कर दिया, फिर क्या है? ये डिजोल्व होता दिख रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मान लेते 150 ग्राम के बाद मैंने 10 ग्राम और ऐड कर दिया। जैसे ये 10 ग्राम ऐड किया तो ये आपको ऐसा लगेगा डिजोल्व नहीं हो रहा है। ये आपको ऐसे लगेगा डिजोल्व नहीं हो रहा है, लेकिन रियल में जो आपने ये 10 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया ये डिजोल्व हो रहा है। उसी टाइम पे, सेम टाइम पे जो पहले डिजोल्व हो चुका था वो वाला 10 ग्राम वापस क्रिस्टल बना के बाहर आ जाता है, वापस प्रेसिपिटेट बना के बाहर आ जाता है। यानी कि जो हमने नया ऐड किया वो तो डिजोल्व हो गया और जो पहले से डिजोल्व है वो वापस प्रेसिपिटेट बना के बाहर आ गया। इसलिए डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि जितनी रेट के साथ डिसोल्यूशन हो रहा है उतनी ही रेट के साथ क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी रेट के साथ डिसोल्यूशन होगा उतनी ही रेट के साथ डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन द डिसोल्यूशन रेट बिकम्स इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन रेट। और यानी कि और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे भी? सैचुरेशन पॉइंट बोला जाएगा। इस पॉइंट को बोला जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। व्हेन द डिसोल्यूशन रेट बिकम्स इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन रेट, दैट इज व्हेन द डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एक्वायर इक्विलिब्रियम। जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम को गेन कर लेंगे तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और तब जो सॉल्यूशन बना उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या मतलब है भाई? आप जैसे जैसे मान लेते हैं, घर पे करके देख लेना, शुगर को वाटर में डिजोल्व करना, हो जाएगी डिजोल्व, फिर और करना, हो जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप डालोगे ना आपको ऐसे लगेगा शुगर डिजोल्व होना स्टॉप हो गया। लेकिन रियल में क्या होता है? मैंने बताया जो नया शुगर आप डालोगे वो डिजोल्व हो जाएगा और जो ऑलरेडी डिजोल्व है वो वापस सॉलिड बनकर बाहर आ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? आपको ऐसे लगेगा डिजोल्व हो ही नहीं रहा है, लेकिन वहां पे डिजोल्यूशन भी चल रहा है, साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन भी चल रहा है। ये दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं और उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। और उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। ये था भी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। या आपसे एक और डेफिनेशन, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट को ऐड डिजोल्व नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख लो, दिस इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड या कैन बी डिजोल्ड, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, अगर आपने ऐड भी किया तो क्रिस्टलाइजेशन और डिजोल्यूशन दोनों एक साथ चलते रहेंगे, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि डिजोल्यूशन नहीं हो रहा। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं अभी? ऐसे पॉइंट को बोला जाता है अभी हम सैचुरेशन पॉइंट। हो जाएगा आगे अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो गया अभी इतना। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं वो हमें पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहला फैक्टर तो हम अक्सर पढ़ते हैं टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर हम क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर। और जनरल लाइफ का भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको और आप करके भी देखना। देखिए टेम्परेचर में क्या कह रहा है अभी। अब टेम्परेचर के अंदर क्या इफेक्ट होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक नॉर्मली बता रहा हूं। मान लेते हैं आपने एक कोल्ड वाटर लिया। कौन सा वाटर ले लिया? कोल्ड H2। दूसरी तरफ आपने कैसा लिया? हॉट H2। ये आपने दो ले लिए। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर ये आपने दो ले लिए। अब आप क्या करोगे? कोल्ड वाटर भी लिया है, हॉट वाटर भी लिया है, आपने इनके अंदर दोनों के अंदर शुगर को ऐड कर दिया। 20 ग्राम इसमें ऐड किया, 20 ग्राम यहां पे। तो मुझे ये बताइए किसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस फास्ट होगा, किसमें सोलबिलिटी फास्ट होगी? तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल है। क्या सिंपल है? हॉट वाटर में शुगर ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगा, फास्टली डिजोल्व होगा। एग्जांपल दूं, आप घर पे चाय बनाते होगे, टी बनाते होगे या गर्म दूध लेते हो, उसमें अगर आप क्या करोगे? शुगर को डिजोल्व करोगे, बहुत तेजी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोल्ड वाटर लिया या कोल्ड मिल्क लिया, उसमें आप शुगर डिजोल्व करके देख लेना, टाइम लगेगा। क्यों होता है अभी ऐसा? क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेस कैसा है। आप जो सॉलिड को ऐड कर रहे हो लिक्विड में, वो कौन सा प्रोसेस है। अलग अलग सॉलिड अलग अलग लिक्विड में अलग अलग प्रोसेस शो करते हैं। प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर आपने सुना है तो, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं अभी, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये दो होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या कह रहा है अभी, अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट पहले से ही हाई है, जिसमें से हीट निकल रही है। हीट क्यों निकल रही है उसमें? क्योंकि उसमें हीट की अमाउंट पहले से ही हाई अमाउंट में है, उसमें से हीट निकल रही है। मुझे एक बात बताओ, जिसमें से हीट निकल रही है, अगर आप उसको और हीट दोगे तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेगा। मतलब अब मान लेते हैं, मैं ये कहता हूं मान लेते हैं एक एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया? हमारे पास होता है सीरियम सल्फेट। ये है अभी सीरियम सल्फेट, ये होता सीरियम सल्फेट, CeSO4 ट्वाइस। मैंने इसको डिजोल्व करना स्टार्ट किया वाटर के अंदर। आप क्या देखोगे? अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये जो सीरियम सल्फेट डिजोल्व हो रहा है वाटर के अंदर, इसका सोलबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये कम अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीरियम सल्फेट का वाटर में डिजोल्व होना एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना भाई? एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना। आप सीरियम सल्फेट को वाटर में ऐड करोगे और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा फिनोमिना है भाई? एक्सोथर्मिक फिनोमिना। मतलब अगर ये एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, इसमें हीट पहले से ज्यादा है। और ली सेटलियर प्रिंसिपल ने कही थी +1 क्लास के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम में, आप देखो वीडियो मेरी, वहां पे आपने क्या किया था? ली सेटलियर प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर आप ध्यान से सुनना, कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेगा। आप चाहते थे सीरियम सल्फेट इसमें डिजोल्व हो, लेकिन ये तो उल्टा चल पड़ा, डिजोल्यूशन इसका कम हो गया। क्यों हो गया अभी? क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है। लेकिन मोस्टली टाइम एंडोथर्मिक है। जैसे कि शुगर का वाटर में डिजोल्व होना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सोलबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल। तो आप बताओगे टेम्परेचर अफेक्ट तो करता है सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को, बट इट डिपेंड ऑन द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोलबिलिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक फिनोमिना, अगर आपका फिनोमिना एंडोथर्मिक है, देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
सोलबिलिटी इंक्रीजेस। एग्जांपल शुगर का वाटर में डिजोल्व होना, ये क्या है? एंडोथर्मिक फिनोमिना है। NaCl का वाटर में डिजोल्व होना, ये भी एक एंडोथर्मिक फिनोमिना है। हो जाएगा भी। तो पहला फैक्टर बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मैंने? पहला फैक्टर आपको बता दिया टेम्परेचर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हो जाएगा भाई। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जिस सॉलिड को आप डिजोल्व कर रहे हो और जिस लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो, उन दोनों का नेचर भी देखा जाएगा। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। और नेचर किसी का भी दो टाइप का होता है। मान लेते हैं आपने सॉलिड लिया तो सॉलिड का नेचर भी, और लिक्विड लिया, नेचर दो टाइप का हो सकता है। या तो ये पोलर हो सकता है, या फिर ये कैसा हो सकता है? नॉन पोलर हो सकता है। या तो ये पोलर हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? नॉन पोलर। सेम वे में ये लिक्विड भी या तो पोलर हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? नॉन पोलर हो सकता है। या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। ये दो टाइप का है भाई। आपका जो सॉलिड है वो भी या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। उसी तरीके से ये भी आपका या तो पोलर हो सकता है या कैसा हो सकता है? नॉन पोलर। मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं वो पोलर, और ऐसा नहीं होता वो नॉन पोलर। और केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिजोल लाइक। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री का क्या रूल है? लाइक डिजोल लाइक। मतलब अगर आपके पास एक पोलर कंपाउंड है तो वो किसी ऐसे लिक्विड में ही डिजोल्व होगा जो पोलर होगा। मतलब अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हो तो लिक्विड, अगर आपका सॉलिड पोलर है तो आपका जो लिक्विड जिसके अंदर आप इस सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हो वो लिक्विड भी कैसा होना चाहिए? पोलर। तो पोलर आसानी से पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। 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 लेकिन अगर आपका सॉलिड नॉन पोलर है, तो आपका लिक्विड भी कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। तब तो वो डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज डिजोल्व नहीं होगा। मतलब दोनों नेचर सेम होने चाहिए। अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो ये डिजोल्व नहीं होगा, ये केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिजोल्व लाइक। क्योंकि पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। ओके, ये था भी आपके पास सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं अभी। ओके, आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। तीसरा जो हमारे पास है वो है प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा भाई? और आप समझते हो, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, सॉलिड को, गैस होती ना, गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होता है, सॉलिड के ऊपर और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का इतना ज्यादा कोई इफेक्ट होता। प्रेशर हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। प्रेशर हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, have no significant effect on solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्व होने के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। ये थे अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इनको तो क्या है, स्टेट बोर्ड पूछ लेता है, सीबीएसई बहुत कम पूछता है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं ना, सीबीएसई बोर्ड में 100% आएगा। बता भी दूंगा कहां से क्वेश्चन आएगा, ये भी देख लेना। और एक कंपटीशन का क्वेश्चन भी आएगा, देख लेना, न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अगला जो आपके पास है वो है एक नया टॉपिक हमारे पास, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व करना चाह रहे हो, हमारा नया टॉपिक ये हो गया। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले यही देखिए। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हो, जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वाटर का एग्जांपल लो। वाटर के अंदर क्या डिजोल्व होता है? ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन वाटर के अंदर पाई जाती है, नहीं पाई जाती है? ये आपने भी सुना होगा इससे पहले बहुत बार। ऑक्सीजन हमेशा वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। अगर ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व नहीं होती ना, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं,
जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किसके कारण रहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। जो पानी के जीव हैं वो पानी में क्यों रह पाते हैं? क्योंकि वे कौन सी ऑक्सीजन का यूज करते हैं? जो वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसका यूज वो रेस्पिरेशन में करते हैं। एग्जाम्पल, मछलियां जो है, फिश जो है, वो कहां से सांस लेती हैं? आपको पता होगा वो कहां से लेती हैं? वो उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व्ड है। देखो, ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व्ड है, इसका मतलब ऑक्सीजन एक गैस है और वाटर एक लिक्विड है। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है भी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये हमें पढ़ना जरूरी है। उसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया, जो ऑक्सीजन होती है वो किस में डिजोल्व होती है? वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। इसका एक एग्जांपल है, हो गया। यहीं से आगे बढ़ूंगा तो इसका एक एग्जांपल ले लिया। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं देखिए। पहला फैक्टर जो हमारे पास होगा, वो क्या होगा भाई? पहला फैक्टर हमारे पास जो होगा वो देखिए, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो होगा वो होगा टेम्परेचर। जैसे वहां पे भी पढ़ा था, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलबिलिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? किसकी? गैस की लिक्विड में। गैस की लिक्विड के अंदर सोलबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? किसके अंदर? जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे मान लेते हैं मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर वो गैस ज्यादा अमाउंट में उस लिक्विड में डिजोल्व होगी या कम अमाउंट में? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले। अगर आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट आप देखना चाहते हो तो पहले ही बता देता हूं, किसी भी गैस का मोस्टली टाइम गैस इन लिक्विड या गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना, ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक टाइप का होता है भाई। एक्सोथर्मिक टाइप का होता है ये प्रोसेस। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे थे तो दोनों टाइप का था, एक्सोथर्मिक भी था और एंडोथर्मिक का भी था। दोनों के एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। लेकिन गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना 99% कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। तो मुझे ये बताइए, अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया था? एक्सो का मतलब जिसमें पहले से हीट निकल रही है। अगर मैंने यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा? गैस ज्यादा अमाउंट में लिक्विड में डिजोल्व होगी या कम अमाउंट में? तो आप कहोगे सर एक्सोथर्मिक में पहले से ही हीट निकल रही है तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का डिजोल्यूशन लिक्विड के अंदर कम हो जाएगा। तो ऑन डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड will decreases। ये क्या हो जाएगा अभी? गैस का डिजोल्व होना लिक्विड में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जांपल लें आप कभी इसका, जनरल लाइफ प्रैक्टिकली एग्जांपल बता रहा हूं। प्रैक्टिकली क्या एग्जांपल है देखिए भाई, प्रैक्टिकली एग्जांपल बता देता हूं। आप एक कोल्ड वाटर पॉन्ड में जाना, कोल्ड वाटर का, ठंडे पानी का तालाब में जाना, एक हॉट वाटर पॉन्ड में जाना, हॉट वाटर पॉन्ड में तो आप देखना किस में एक्वेटिक एनिमल्स की संख्या ज्यादा, किस में? मान लेते हैं एग्जांपल फिशेज का लो। तो आप मुझे ये बताइए, कोल्ड वाटर पॉन्ड में या कोल्ड वाटर में मछलियां ज्यादा मिलेंगी या हॉट वाटर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए पूछा हुआ है। कोल्ड वाटर के अंदर मछलियां ज्यादा मिलती हैं या हॉट वाटर में? तो आपको देखोगे, खुद प्रैक्टिकली देखोगे आपके किस में मिलेंगे भी? कोल्ड वाटर के अंदर मछलियां ज्यादा मिलती हैं। क्यों मिलती हैं अभी? ऊपर वाले इसको समझ के एक बार सोच के देखो 5 सेकंड, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सोच के देखो भी एक बार, जल्दी कीजिए। हो गया अभी? तो देखिए क्या कह रहा है अभी, हमेशा कोल्ड वाटर में ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर टेम्परेचर लो है, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर लो है। अगर टेम्परेचर लो है और हॉट वाटर में टेम्परेचर कैसा है? हाई।
अब एक बात सोचो, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन लो अमाउंट में डिजोल्व होगी, ऑक्सीजन लो अमाउंट में होगी। यहां पे O2 क्या होगी, हाई अमाउंट में होगी, क्योंकि हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की डिजोल्यूशन कम हो जाएगी। तो किस में गैस ज्यादा होगी, O2 की अमाउंट कोल्ड वाटर में ज्यादा होगी, हॉट वाटर में कम होगी। इसलिए आपका कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर जो होगा ना आपका कोल्ड वाटर, उसके अंदर O2 के अमाउंट, ऑक्सीजन के अमाउंट हाई होगी। अगर ऑक्सीजन के अमाउंट हाई है तो मछलियां आसानी से सांस लेने में उनको दिक्कत नहीं आएगी, वो किस में मिलेंगे आसानी से, कोल्ड वाटर में। हॉट वाटर में क्या मिलेंगी, कम। तो वाई नंबर ऑफ फिशेज आर लेस इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बिकॉज ड्यू टू इन हाई टेम्परेचर इन हॉट वाटर डिसोल्यूशन ऑफ O2 या अमाउंट ऑफ O2 विल बी लोअर इन हॉट वाटर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, सो अमाउंट ऑफ फिशेज विल बी लोअर इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर। हो जाएगा भाई, ये आपके पास था भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड या सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस कब ज्यादा अमाउंट में डिसोल्व होती है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। और अगला इससे भी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी आपने टेम्परेचर का इफेक्ट तो देख लिया, दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, किसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं, किसके ऊपर चेक कर रहे हैं भी हम प्रेशर का इफेक्ट, हम चेक कर रहे हैं गैस का लिक्विड में डिसोल्व होने के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है। और प्रेशर का आपको पता बहुत ही बड़ा रोल होता है, प्रेशर का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, प्रेशर का तो बहुत बड़ा रोल होता है अभी। क्यों, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं मैंने ये कोई बीकर लिया, इस बीकर के अंदर ये कोई गैस प्रेजेंट है, ठीक है, इस बीकर के अंदर ये कोई गैस प्रेजेंट है। अब सोच के बताओ मुझे, अगर मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देता हूं, ये लगा दिया मैंने एक पिस्टन, मैं ऊपर से इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता हूं, फोर्स लगाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ाने पर ये गैस किस में चेंज हो जाएगी, मान लेते हैं ये नया बीकर ये यहां पे पहुंच गया, ये पिस्टन। तो अब मुझे एक बात बताओ सोच के, यहां पे ये गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाती है, आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये तो आपको पता है। तो अब यही कह रहा है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे ना, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो गैस आसानी से किस में डिसॉल्व हो जाएगी, गैस आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज किया तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीजेस, गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना इंक्रीज हो जाएगा, आसानी से गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी अगर आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया। अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया किसके ऊपर, हमेशा जो प्रेशर बढ़ता है ना वो सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं, हम सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं। देखिए कैसे, तो जब भी आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस आसानी से लिक्विड के अंदर एंटर कर जाएगी और उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों, प्रेशर बढ़ाने पर गैस के ऊपर जैसे ही प्रेशर लगेगा तो उसके पार्टिकल नीचे की तरफ जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेंगे हम इसका, ये लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लेते हैं ये हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ये ले लिया भाई, इसके अंदर अब हमने क्या किया, ये आपका कोई सॉल्यूशन है, व्हाइट कलर का जो आपका है ये सॉल्यूशन है, ये आपका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर ये आपके पास जो ग्रीन कलर का है, ये आपके पास क्या है, गैस है, कोई सॉल्यूशन के ऊपर गैस है, और ये इसके ऊपर पिस्टन लगा रखा है। तो मुझे ये बताइए गैस किसके ऊपर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट है। गैस किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये जो गैस है ये यहां तक सॉल्यूशन था, इसके ऊपर ये गैस है, ठीक है, यहां तक ये सॉल्यूशन था। अब आपने क्या किया, जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर किसका बढ़ेगा, इस गैस का जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन के ऊपर। प्रेशर बढ़ाने पर ये गैस के पार्टिकल किसके अंदर चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। ये लिक्विड मान लो, डिसॉल्व हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, जैसे ही डिसॉल्व होंगे ये गैस के पार्टिकल इस लिक्विड में, तब सॉल्यूशन बनेगा, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब कंप्लीटली गैस के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल्स यही रह जाएंगे, कुछ पार्टिकल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, फाइनली जो इसके अंदर गैस डिसॉल्व है वो, और यहां पे जो अनडिसॉल्व्ड गैस है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। जितनी अमाउंट में गैस इसमें डिसॉल्व होगी उतनी ही अमाउंट में यहां पे, सॉरी, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम का मतलब ये है गैस के पार्टिकल इसमें डिसॉल्व भी होते रहेंगे और सेम टाइम पे इसमें से निकलकर वापस ऊपर की तरफ भी जाते रहेंगे।
यानी कि इन दोनों के बीच में, डिजोल्ड गैस में और अनडिजोल्ड गैस में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर आपने दोबारा से प्रेशर बढ़ाया तो फिर से ज्यादा अमाउंट में गैस डिजोल्ड हो जाएगी और दोबारा से इनके बीच में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब अब भी प्रोसेस दोनों चल रहे हैं, गैस डिजोल्ड भी हो रही है और डिजोल्व हुई गैस वापस भी निकल रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो गैस क्या है, हमेशा जो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर प्रेजेंट है वो जितना बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में गैस क्या होती जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट अबव द लिक्विड, जो लिक्विड के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, अगर उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस विल इंक्रीजेज इनटू द लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस का डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा, लिक्विड के अंदर गैस का डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा अमाउंट में डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितनी ज्यादा अमाउंट में गैस डिजोल्ड करना चाहते हो, प्रेशर को इंक्रीज कर लो। एग्जांपल, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, खोलते ही उसमें से कभी कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको बंद किया था, जब उसको पैक किया था, तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया था, तो उसके अंदर CO2 गैस होती है। CO2 गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि मान लेते हैं ये ली कोई बोतल है, ये आपका कोई लिक्विड था, इसके अंदर यहां पे प्रेशर लगा के मैंने इसमें CO2 गैस डिजोल्ड कर दी। अब इसको जैसे ही हटाओगे, मुझे एक बात बताओ, ये मैंने बोतल को जैसे ही खोला तो प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो होगा तो ये CO2 इसमें से बाहर निकलेगी, अपने साथ जब बाहर निकलेगी तो कुछ लिक्विड के पार्टिकल को भी बाहर लेके निकल जाती है, और जैसे इसमें से लिक्विड के पार्टिकल को लेके निकलेगी, इसलिए हमें कहते हैं तो ये इसके साथ बाहर आ जाएगा, हो जाएगा। तो अब एक बात हो रहा है, मुझे ये बताइए, कोल्ड ड्रिंक जो होती है, अगर आपके पास उस कोल्ड ड्रिंक को फ्रीज में रखते हैं तब ज्यादा गैस डिजोल्ड होती है, या जब बाहर गर्मी में रखते हैं तब? तो जब आप फ्रीज में रखते हो ना कोल्ड ड्रिंक को, तो टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो पे ज्यादा गैस डिजोल्ड होती है, ये आपको पता चल गया। तो प्रेशर को जितना बढ़ाओगे गैस ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी। इसको क्वांटिटेटिवली, मतलब मैथमेटिकली सोल्व किया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी। उन्होंने एक लॉ भी दिया था इसके ऊपर, हेनरी लॉ। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बात बता देता हूं, हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, तो उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, अभी ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो दूसरों को भी बताइए ताकि वो भी फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।